मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जैसे अपने आप को बचाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन है जरूरी, वैसे ही जो आपका पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाने के लिए आपको चाहिए मुनाफे की वैक्सीन। अब ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिससे आपको बनानी है 2 गज की दूरी, खासतौर पर बाजार की स्थिति को देखते हुए, ये आज हम समझेंगे। कौन सी डोज है जो आपके पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा फाइनेंशियल इम्यूनिटी प्रदान करेगी, इसके बारे में भी हम समझेंगे। कहां आपको बचना है, कहां पर आपको करना है निवेश, ये तमाम चर्चा रहेगी आज हमारी इस खास पेशकश पोर्टफोलियो की वैक्सीन में। आज शो में और क्या हम चर्चा करने वाले हैं, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानने वाले हैं कौन से रिस्की डेट प्रोडक्ट में निवेश से आप बचें। एफएनओ से कब दूरी बनाना है जरूरी। पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड के क्या हैं फायदे। साथ ही समझेंगे एसआईपी के डोज से आप कैसे बनाएं हेल्दी पोर्टफोलियो। बाजार के इस हाल में आपको अपने पोर्टफोलियो को भी बचाना है जरूरी। जैसे इस महामारी के दौर में आपको अपनी सेहत को बचाना है जरूरी, तो कुछ ऐसे कारगर टिप्स, हम इसको कह सकते हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल हेल्दी टिप्स, जिससे कि आपका जो ये पोर्टफोलियो है वो वाकई काफी लंबा चलेगा और किसी भी तरीके की जो मुश्किल है आपके पोर्टफोलियो पर कम से कम असर करने वाली है। इन तमाम जो विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन खास मेहमान आज हमारे साथ है, उनका परिचय करा दे। हमारे साथ है जेआरएल मनी के फाउंडर विजय मंत्री। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। धन्यवाद स्वाति जी, और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कल रामनवमी है, भगवान राम और माता दुर्गा हम सबकी रक्षा करे। फिजिकली हेल्थ के लिए और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों की यही कामना के साथ हम अपना शो शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए करते हैं शो की शुभ शुरुआत। और ये जानना जरूरी है कि अपने पोर्टफोलियो को मुनाफे की वैक्सीन कैसे लगानी है। विजय जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि जब हमें अपने आप को किसी बाहरी तत्व से बचाना होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। जैसे आजकल के समय में हमें मालूम है कि हमें एक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, जरूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है और ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हमको अपनाने हैं। वैसे पोर्टफोलियो के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या, ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा कौन सा निवेश है जिसको करने से अभी बचना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आज के समय के अंदर डेट के अंदर, एफडीज के अंदर रिटर्न काफी कम आ रहा है। तो लेकिन अभी वही डेट फंड में 4%, 4.5%, 5% एफडी के अंदर रिटर्न आएगा, उसके ऊपर बड़ा रिटर्न नहीं आएगा। तो अभी वहां फिक्स इनकम में रिटर्न चेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही एबनॉर्मल दौर के द्वारा निकल रहे हैं जहां इंटरेस्ट रेट लोअर है। अगर काफी इन्वेस्टर अपने एफडी का रेट देखे तो उनको लगता है कि काफी नीचे का रेट मेरे को मिल रहा है, तो हो सकता है वो कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ इतने अच्छे क्रेडिट वर्दी इंस्ट्रूमेंट नहीं उसके अंदर पैसा डाल दें, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर पैसा डाल दें या कुछ रिस्क ले लें डेट के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये समय डेट के अंदर रिस्क लेने का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज इन्वेस्टर को हर हालत में फिक्स इनकम में अवॉइड करनी चाहिए। फिक्स इनकम में अभी रिटर्न बनाने का समय नहीं है। रिटर्न जो भी आवे 3%, 4%, 5%, अपने को ये ध्यान रखना है कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए किया है, ये इन्वेस्टमेंट अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए किया है। यहां पे मुझे लिक्विडिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे लिए। मैं यहां से बड़ा रिटर्न की उम्मीद नहीं करूं, ये विचार लेके इन्वेस्टर को काम करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि काफी टाइम फिक्स इनकम में लो रिटर्न आने पे इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट होके
या तो बड़ा रिस्क ले लेता है फिक्स इनकम साइड में, या किसी दोस्तों को पैसा दे दिया, रिश्तेदारों को पैसा दे दिया, बिजनेस पार्टनर को पैसा दे दिया, या कहीं और जगह पैसा डाल दिया, और उसका अंत हमेशा बहुत ही खराब होता है। तो वो मेरे हिसाब से नंबर 1 चीज हमको अवॉइड करनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो फिक्स इनकम क्योंकि अभी फायदे का सौदा नहीं है, जो इस तिमाही के जो ब्याज दरें जो अनाउंस की गई वो पिछले तिमाही की जैसी ही हैं, लेकिन बीच में एक सरप्राइज लोगों को मिला था, प्लेजेंट सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं था कि ब्याज दरें कम हो गई हैं। हालांकि सरकार ने उसको वापस जरूर लिया, लेकिन 3 महीने के बाद क्या तस्वीर हो सकती है ये किसी को नहीं मालूम। तो ये समझना जरूरी है अब विजय जी कि और भी कई ऐसे डेट प्रोडक्ट्स हैं जो रिस्की डेट प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर निवेश करने से बचना चाहिए निवेशकों को? अभी देखिए, फिक्स इनकम में 2-3 तरह की रिस्क होती है। एक तो होती है क्रेडिट रिस्क, तो मतलब वहां कोई भी वीकर कंपनी का एफडी या वीकर कंपनी का एनसीटी, जैसे परपेचुअल बॉन्ड वीकर बैंक्स के हो गए, परपेचुअल बॉन्ड काफी एनबीएफसी के अभी आ रहे हैं, उनको इन्वेस्टर को हर हालत के अंदर अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्या अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी लॉन्ग डेटेड प्रोडक्ट में पैसा नहीं डाले, जीसेक फंड में या लॉन्ग डेटेड पीएसयू बॉन्ड फंड में पैसा नहीं डाले, क्योंकि वहां क्रेडिट रिस्क नहीं है, लेकिन वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा, यहां से कम नहीं होगा, क्योंकि कमोडिटीज प्राइस वर्ल्ड वाइड ऊपर जा रही है। सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट के पीछे पड़े नीचे रखने की कोशिश में, लेकिन एक समय आने के बाद उनके हाथ ऊपर हो जाएंगे, वो उसको संभाल नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। उस टाइम जो भी आपका पीएसयू बॉन्ड के अंदर या जीसेक बॉन्ड के अंदर पैसा पड़ा है, उसके अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट क्वालिटी जिसकी लो है वो कोई टेस्ट नहीं करना चाहिए, और दूसरा क्या टेस्ट नहीं करना चाहिए कि लॉन्ग डेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट अभी आज की तारीख में बिल्कुल टेस्ट नहीं करना चाहिए। परपेचुअल बॉन्ड को बहुत सोच समझ के दिमाग में रख के इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें 3-4 तरह की ऐसी रिस्क है तो काफी समय इन्वेस्टर को बताई नहीं जाती है या उनको समझ में नहीं आती है, वो जानना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। परपेचुअल बॉन्ड का आपने जिक्र किया, परपेचुअल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम आपसे और जानकारी लेंगे। आखिरकार आपने बताया कि अभी उससे निवेश से बचना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या वजह है? अब ये 81 बॉन्ड्स को लेकर हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी, और कई जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे उन्होंने अपने बाकी फिक्स इनकम से पैसे निकाल के परपेचुअल बॉन्ड में भी डाले हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि परपेचुअल बॉन्ड में निवेश को थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से? काफी इन्वेस्टर को पता नहीं है कि परपेचुअल बॉन्ड के अंदर 3 बड़ी क्लॉजेज है। क्लॉज नंबर 1 उसमें ऐसा है कि किसी भी साल में जो इश्यूइंग कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अगर प्रॉफिट ठीक नहीं रहा तो उस साल वो इंटरेस्ट नहीं देगी, ये चलेगा, इसको डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं माना जाएगा, और जिस साल इंटरेस्ट नहीं दिया वो उस साल का इंटरेस्ट भुला दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगले साल आपको 2 साल का एक साथ मिल जाएगा, जिस साल इंटरेस्ट नहीं दिया वो साल खत्म। तो एक तो ये बड़ा क्लॉज है। दूसरा बड़ा क्लॉज है कि किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस सपोज और ऑर्गेनाइजेशन उसके थ्रू गुजर रहा है, तो पार्ट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड या पूरा का पूरा परपेचुअल बॉन्ड वो ऑर्गेनाइजेशन विद द कंसल्टेशन विद आरबीआई उसको जीरो कर सकती है। ये हमने देखा भी, यस बैंक का जो परपेचुअल बॉन्ड था, यस बैंक का इक्विटी जीरो नहीं हुआ, लेकिन यस बैंक का परपेचुअल बॉन्ड का वैल्यू जीरो हो गया। लक्ष्मी विलास बैंक का इक्विटी का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक का परपेचुअल बॉन्ड का वैल्यू जीरो हो गया। तो ये तो सेकंड चीज है। और थर्ड चीज क्या है कि काफी लोग परपेचुअल बॉन्ड ओपन मार्केट में खरीदते हैं। तो 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा आपने, 102 रुपए, 103, जो भी उसकी प्राइस बाजार में है, लेकिन वो परपेचुअल बॉन्ड आपकी तरफ से परपेचुअल नहीं है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जो इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर यही रहा और वो इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन परपेचुअल बॉन्ड 8-9% पे कैरी कर रहा है, तो क्या बोलेगा, इस परपेचुअल बॉन्ड को मैं वापस खरीद लेता हूं और लोअर रेट पे इश्यू कर दूंगा मैं। तो उस टाइम अगर वो आपसे रिकॉल करेगा, तो आपने तो बॉन्ड 105 रुपए में खरीदा, लेकिन जब रिकॉल करेगा तो आपको 100 रुपए ही मिलेगा।
तो इन 3 बड़ी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान इन्वेस्टर को रखना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बैंक की, पीएसयू बैंक की आप एफडी देखते हैं 4%, 4.5%, 5%, और वहां देखते हैं कि परपेचुअल बॉन्ड उसी ऑर्गेनाइजेशन का 7%, 8% में मिल रहा है। तो क्यों नहीं 3-4% हम इसका एडिशनल फायदा उठाया जाए। लेकिन ये 3 रिस्क को आप अच्छी तरह समझिए, ये समझने के बाद ही आप परपेचुअल बॉन्ड की तरफ कदम बढ़ाइएगा। एक और ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है विजय जी, परपेचुअल बॉन्ड की हमने बात की, जिसको लेकर लोगों के मन में हमेशा से एक उत्सुकता बनी रहती है। एक ये भी रहता है कि मैं निवेश करूं कि नहीं करूं, सही करना भी है कि नहीं है। इसको आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि वाकई निवेश करना चाहिए कि नहीं। और मैं बात कर रही हूं बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी। देखिए, सबसे आसान तरीका है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसा डालने का कि उसका इमीडिएट पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखता है। तो हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जब आपने उसमें कॉल लिया और उसके बाद भी लेने के 3-6 महीने में और अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। आप बिटकॉइन में पैसा डालिए, नहीं डालिए, आपकी इच्छा है, लेकिन आप खाली इसलिए पैसा डाल रहे हैं क्योंकि वो बढ़ रहा है, वो कहानी गलत है। आपको ब्लॉकचेन की समझ है, आपको बिटकॉइन की समझ है, आपको टेक्नोलॉजी की समझ है, तो ही आप पैसा डालिए। लेकिन समय समय पे बाजार में ऐसी चीजें आती है जो नहीं होती है, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग होती है, तो हर आदमी अपने आप को होशियार साबित करने के लिए क्या बोलता है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, बिकॉज मैं सबसे स्मार्ट हूं, मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं हूं, मेरे को 12-15% रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे 100% रिटर्न चाहिए। देखिए, मैंने बिटकॉइन के अंदर पैसा डाला, इतना पैसा बन गया। तो मुझे लगता है कि उस पर अगर आपको बिटकॉइन में पैसा डालना है, समझिए वो टेक्नोलॉजी क्या, प्रोडक्ट क्या है, उसके दाम क्यों बढ़ेंगे, उसके रीजंस क्या है, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। उसके बिना कोई भी प्रोडक्ट में पैसा नहीं डाले, इंक्लूडिंग बिटकॉइंस। ओके, तो ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात हुई। पहले समझें, उसके बाद निवेश करें। इसकी ये आपको अपने पास ये फंडा क्लियर रखना है किसी भी जगह निवेश करने से पहले। अब ये समझना जरूरी है विजय जी कि कहां पर, कौन से निवेश में 2 गज की दूरी बनाना जरूरी है, मतलब एक सेफ डिस्टेंस रखना निवेशकों के लिए एडवाइजेबल होता है। इंडिया में करीब 6 से 8 हजार कंपनियां लिस्टेड है, और काफी कंपनियां डीलिस्टेड होती रहती है, नई कंपनियों के आईपीओ आते रहते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर आप रियली देखें तो टोटल 300 से 400 कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने लायक है, बाकी सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं होती है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है। तो आपको ये देखना है कि कोई कंपनी का दाम बढ़ गया, 1000 रुपया हो गया, 2000 हो गया, 5000 हो गया, किसी किसी कंपनी का शेयर का तो भाव 50-50 हजार हो गया, आपको उससे नहीं घबराना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसका भाव तो 1000 रुपया, मुझे 20 रुपये में कोई सस्ता शेयर मिल रहा है उसी सेक्टर के अंदर। तो वीक फाइनेंशियल वाली कंपनियों को आप कभी भी टच नहीं करें, उनसे आप दूर रहें। अगर आपको वापस वीक फाइनेंशियल वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की ख्याल आए तो आप अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 5-20 सालों का। आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होंगे जो आज की तारीख में लिस्टेड भी नहीं है, ऐसे स्टॉक होंगे जो आपके फिजिकल है, आप उनको डिमेट के लिए भी नहीं भेजते हो क्योंकि डिमेटलाइज चार्जेस आर मोर देन द करेंट वैल्यू। तो अपना खुद का हिस्ट्री देख लीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, टॉप लीडिंग नेम में ही रहेगी, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लीडिंग नेम के अलावा एज एन इन्वेस्टर उसको अवॉइड करिए, क्योंकि लीडिंग नेम में आपने पैसा डाल दिया, शेयर का भाव नहीं बढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली वो 5, 10, 15 सालों में आपको पैसा बना के जाता है। वहां परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल आपको कभी नहीं होगा। लेकिन जो वीक फाइनेंशियल वाली कंपनियां हैं उसमें परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल का चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। HUL ने 10 साल तक रिटर्न नहीं दिया, 2000 से लेकर 2010 तक, लेकिन आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं हुआ, वो कंटिन्यूस बेसिस पे डिविडेंड देते जा रहा था और 2010 से 2020 में उसने पूरे 20 साल का रिटर्न आपको दे दिया। लेकिन वही वीक फाइनेंशियल वाली कंपनी होती तो कब की बर्बाद हो जाती। तो आपको डायरेक्ट स्टॉक में पार्टिसिपेट करते टाइम
इस बात का बहुत ख्याल रखना है और जब भी वीक फाइनेंशियल वाली कंपनी में पैसा डालने की इच्छा होए, अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जरूर खंगाल ले। बिल्कुल। यहां पर एफएनओ से दूरी बनाना कब जरूरी है, ये भी समझेंगे। विजय मंत्री हमारे साथ है और पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड के साथ साथ एसआईपी से आप हेल्दी पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। पोर्टफोलियो की वैक्सीन क्या हो, हमारे साथ है जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री, उनसे कर रहे हैं बातचीत। विजय जी, जहां पर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की बात आती है निवेश में, तो एफएनओ को मैं जिक्र करना चाहती हूं। एफएनओ, पिछले शो में भी आपने कहा था कि एफएनओ से थोड़ा दूरी बनाए रखना सही है, ऐसा क्यों? क्योंकि एफएनओ का आप लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उसका सिंपल मैथमेटिक्स है कि आप जब भी पैसा बनाओगे जब किसी का नुकसान होगा, तो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे तो मार्केट को और मार्केट पार्टिसिपेंट को बीट नहीं कर सकते। तो आपने 4 डील में पैसा कमाया, 2 में नुकसान किया, छोटे पीरियड में आप पैसा बना सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान होना ही तय है। एफएनओ के अंदर 2 तरह के लोग अक्सर पैसा बनाते हैं। एक तो जो एफएनओ की ब्रोकिंग का काम करते हैं, ब्रोकरेज हाउस पैसा बनाते हैं, और दूसरे लोग जो एफएनओ की स्ट्रेटेजी देते हैं, अपनी वेबसाइट चलाते हैं, वो लोग पैसा बनाते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, सबसे वेल्दी लोग हमेशा कंपनी के ओनर्स, इक्विटी होल्डर ही रहेंगे। कभी एफएनओ वाला आपका ओनर एफएनओ करके किसी ने बड़ा वेल्थ दुनिया में नहीं बनाया है। लेकिन जो सट्टे की लत है वो तंबाकू और शराब से भी ज्यादा एडिक्टिव होती है लोगों के लिए, और गैम्बलिंग इज एज ओल्ड एज हिल्स। युधिष्ठिर जैसा महाज्ञानी पुरुष भी अपने आप को उससे बचा नहीं पाया, तो उसकी लत नहीं लगे वही अच्छा है। काफी लोग बोलते हैं मैं तो कंट्रोल कर लेता हूं, मैं तो इतना पैसा डालता हूं, हो नहीं पाता है। आपने देखा बड़े फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने भी कहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज ट्रेडिंग के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका ईगो आता है। तो वो बोलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग रखिए और आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलग रखिए। वो कर सकते हैं क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं बाजार के। एक आम इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है। हर आदमी अपने आप को बोलता है कि मेरे में कंट्रोल है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमने काफी लोगों का फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल वेल्थ डिस्ट्रॉय होते हुए देखा एफएनओ के थ्रू। तो मेरा तो गुजारिश इन्वेस्टर से यही है, आप इसको अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब तो ऐसे में पोर्टफोलियो की वैक्सीन का काम करेगा कौन? मतलब किस कैटेगरी में, कहां पर निवेश करने से पोर्टफोलियो में मुनाफे की वैक्सीन मिल सकती है? देखिए, आपने कोरोना काल की बात की और कोरोना का एक बहुत बड़ा क्योर है, आप वैक्सीन लें। लेकिन वैक्सीन का डोज भी इमीडिएटली आपको फायदा नहीं देता है।
समय लगता है, उसके बाद सेकंड डोज लेना पड़ता है, और वो भी गारंटी नहीं है। अभी तीसरे डोज की भी बात होने लगी कि 1 साल बाद तीसरा डोज भी आपको लेना पड़ेगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ये तो एग्जैक्ट साइंस है, मेडिसिन तो एग्जैक्ट साइंस है, इकोनॉमिक्स अप्लाइड साइंस है, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल अप्लाइड साइंस है, इसके अंदर थोड़ा सा और लंबा समय लग सकता है। तो अगर आपके अपने पोर्टफोलियो का मतलब अपनी वेल्थ को सुरक्षित रखना है और उसको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना है, तो आपको लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे इक्विटी के अंदर पैसा डालते रहना चाहिए। जब भी आप इक्विटी में, म्यूचुअल फंड का मैं खास आप लोगों को बोलता हूं, म्यूचुअल फंड के अंदर आप लगातार रेगुलर बेसिस पे पैसा डालते रहेंगे। जैसे वैक्सीन लगाने के बाद कभी कभी साइड इफेक्ट होता है, काफी लोगों को होता है, काफी लोगों को नहीं होता है, वैसे भी कभी कभी आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, वो कॉमन है। लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, जैसे वैक्सीन, हमने पोलियो की वैक्सीन ली, काफी चीजों की वैक्सीन हम लोगों ने बचपन में ली है, उसकी वजह से जो डिजीजेस थी जो 40-50 साल पहले लोगों को होती थी, वो वैक्सीन की वजह से होना बंद हो गई। सिमिलरली अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रेगुलर बेसिस पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन बना के पोर्टफोलियो बनाते रहेंगे, तो आप देखिए पिछला 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है म्यूचुअल फंड का, करीब 15% कंपाउंडेड, 20-25 साल 26 साल का रिटर्न है, 17% आपको कंपाउंडेड रिटर्न छूटा है। इन्फ्लेशन से डबल आपका पैसा बना है, जीडीपी ग्रोथ से 2-3% आपका पैसा बना है, और सारी एसेट कैटेगरी, गोल्ड, रियल एस्टेट, आप कुछ भी लो, उनके सबके मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा बना है। और सबसे बड़ी बात है, झमेला बहुत कम है, जब भी पैसा चाहिए 3 दिन के नोटिस पे आप बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। इतनी कन्वीनियंस है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करो। प्राइस फ्लक्चुएशन इज नॉट द ओनली रिस्क, वो एक छोटा सा रिस्क है, उसको अवॉइड किया जा सकता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके, और आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहो, तो वो रिस्क आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी प्रोडक्ट में जो रिस्क आती है वो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको अपने पोर्टफोलियो पे ग्रोथ की वैक्सीन चाहिए, तो कंटिन्यूअस बेसिस पे इक्विटी म्यूचुअल फंड की उसको आप अपने पोर्टफोलियो का डोज लगातार देते रहिएगा। बिल्कुल, आपने डोज की यहां पर बात की। अब रेगुलर इन्वेस्टिंग से तो हमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही याद आता है। तो एसआईपी की डोज क्यों जरूरी है? हमें तो मालूम है ही, लंबे इन्वेस्टिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। एक पोर्टफोलियो को हेल्दी बनाने में कितना ज्यादा कारगर है? देखिए, काफी लोगों को कोविड काल के अंदर भी ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं रहे, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी। काफी लोग, अपने हिंदुस्तान में तो इतना बढ़िया काढ़ा बना हुआ है, हल्दी का दूध पीने की आदत है, आप रेगुलर इन चीजों का इस्तेमाल किए तो आप हेल्दी रहे। सिमिलरली वो इतना सिंपल प्रोडक्ट है, आपको घर पे बना सकते हो। सिमिलरली अगर एसआईपी आप रेगुलर करते रहे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही हेल्दी रहेगा। थोड़े से चमत्कारी नंबर आपको बताता हूं। अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की 20 साल तक, वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटी फंड में आपने 20 साल तक 10,000 रुपए महीना डाला, 21वें साल से आप 40,000 से लेके 1 लाख रुपया तक हर महीने निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। तो आपने 25 साल की उम्र में चालू किया, 45 साल की उम्र तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते रहे, उसके बाद अगले 40 साल तक आप उससे 4 गुना से लेकर 10 गुना तक पैसा निकाल सकते हो। ये पावर है एसआईपी का। आपका रिटायरमेंट का सोल्यूशन है, ओल्ड एज का सोल्यूशन है, बच्चों के एजुकेशन का सोल्यूशन है, वेल्थ क्रिएशन का सोल्यूशन है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, ये बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। एज ए ह्यूमन बीइंग वी डोंट लाइक सिंप्लिसिटी, हमको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, तो एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप उसको अपने निवेश में बिल्कुल जैसे दवाई का डोज है उसकी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लंबे टाइम में विजय जी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये एक मैजिक है जिससे हम अपने जो वेल्थ है उसको लगातार बढ़ाते चले जा सकते हैं। आखिरी 1 मिनट है बस, इस पे आखिरी कॉमेंट आपका। बिल्कुल, बढ़ाते जा सकते हो। और एसआईपी अपने को फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं चाहिए, अपने को पर्सनल लाइफ में भी चाहिए। इनसाइड का मतलब, एसआईपी का इस माहौल में मतलब है स्टे इनसाइड प्लीज। एसआईपी वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इक्विटी में सबसे बड़ा रिस्क है वॉलेटिलिटी का।
उसका सोल्यूशन है एसआईपी उस वॉलेटिलिटी को आपके फेवर में काम करवाता है। आप वैल्यू एसआईपी भी कर सकते हो। मार्केट गिरा तो ज्यादा एसआईपी का इंस्टॉलमेंट चला गया, मार्केट ऊपर चढ़ा तो कम एसआईपी का इंस्टॉलमेंट चला गया। तो जो वॉलेटिलिटी पोर्टफोलियो के अंदर है वो एसआईपी के द्वारा काफी कम हो जाती है और बड़े पीरियड में आपको इतना वेल्थ क्रिएट करके देता है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। जिसने अगर 20 साल का एसआईपी कर लिया उसको और कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का आवश्यकता नहीं है। इतना सच्चा पावरफुल प्रोडक्ट ये है। आपने बहुत ही बेहतरीन बात की विजय जी। एसआईपी भी करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी करो और एसआईपी भी रहो, मतलब स्टे इनसाइड प्लीज। यही कोरोना से बचने का एकमात्र अभी तरीका है और डेफिनेटली उसके बाद वैक्सीन अब सबके लिए खुल जाएगी तो उससे भी आप अपने आप को एडिशनल इम्यूनिटी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया विजय जी, हमारे साथ आज मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।